नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा आपका CGPSC ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। जो कोई दोस्त हमारे चैनल पे नया है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन को कवर करूंगा। इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या पॉइंट्स बन सकते हैं उन सारे के सारे फैक्ट्स पॉइंट्स को मैंने इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। चाहे वो आपका CGPSC प्री का एग्जाम हो, मेंस का एग्जाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, स्टेट इंजीनियरिंग या वेटनरी एग्जाम हो, छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम की दृष्टि से ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट 2 से 4 क्वेश्चन हर एग्जाम में इस वीडियो से पूछे जाते हैं। और अगर आप ये वीडियो एंड तक देख लेते हैं तो आपको ये टॉपिक कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में कवर करे हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं इस वीडियो पे 200 व्यूज और 50 लाइक्स का वेट करूंगा। जैसे इस वीडियो पे 200 व्यूज और 50 लाइक्स आ जाएंगे, वैसे ही मैं इस वीडियो की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य देश के प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है। तो छत्तीसगढ़ देश किसका हिस्सा है? प्रायद्वीप पठार का। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ इंडिया के कौन से पार्ट का हिस्सा है। नेक्स्ट है, भौगोलिक दृष्टि से उत्तर से दक्षिण की ओर छत्तीसगढ़ को 4 प्राकृतिक भागों में विभाजित किया गया है। मतलब छत्तीसगढ़ को उत्तर से दक्षिण इस तरीके से 4 पार्टों में डिवाइड करा गया है। तो पहला पार्ट है आपका बघेलखंड का पूर्वी पठार, दूसरा है जसपुर सामरी पाट प्रदेश, तीसरा है छत्तीसगढ़ का मैदान जिसे महानदी का मैदान या महानदी बेसिन भी बोला जाता है, चौथा है आपका दंडकारण्य पठार। तो पहला देखते हैं बघेलखंड का पूर्वी पठार। तो अगर इसका टोटल एरिया की बात करी जाए तो इसका टोटल एरिया है 21,863.24 किलोमीटर पर स्क्वायर। ये आपको डेटा याद रखना है भाई। अगर छत्तीसगढ़ में टोटल एरिया का इसका परसेंटेज पूछा जाए, मतलब इसका कितना प्रतिशत छत्तीसगढ़ का एरिया है, तो ये 16.16% है। मतलब छत्तीसगढ़ का टोटल एरिया का 16.16% बघेलखंड का पूर्वी पठार है। नेक्स्ट है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इसका एरिया है 6,208 किलोमीटर स्क्वायर। वहीं छत्तीसगढ़ में इसका परसेंटेज वाइज हिस्सा पूछा जाए तो 4.59% इसका हिस्सा है एरिया में। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ का मैदान जिसे महानदी का मैदान या महानदी बेसिन भी बोला जाता है। इसका एरिया है 68,064 किलोमीटर स्क्वायर। और भाई अगर इसकी परसेंटेज एरिया वाइज पूछी जाए कि छत्तीसगढ़ में इसका कितना परसेंटेज है, तो 50.34% है। तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग है और ये छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है। तो आपसे पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा प्राकृतिक भाग कौन सा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ का मैदान जिसे हम महानदी का मैदान या बेसिन भी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका दंडकारण्य का पठार। इसका एरिया है 39,060 किलोमीटर स्क्वायर। वही परसेंटेज एरिया की बात करी जाए तो इसका एरिया है 28.91%। अब यहाँ पे मैंने एक मैप लिया है जिसमें सारे भागों को शो करा है। तो ये जो आपका ये जो एरिया है ये पूर्वी बघेलखंड का पठार है। तो ये आपका सरगुजा संभाग में आता है लगभग पूरा। वही दूसरा जो जसपुर सामरी पाट प्रदेश है ये इधर की साइड में है, देख रहे होंगे आप, ये है पूरा, ये भी आपका सरगुजा संभाग में आता है। जो तीसरा भाग है आपका ये महानदी छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये आपका दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग में आता है, ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट है आपका दंडकारण्य का पठार, ये सबसे दक्षिण की ओर है। तो ये खाली किस में आता है? ये बस्तर संभाग में आता है। अगर आपसे पूछे सबसे उत्तर में कौन सा प्राकृतिक भाग है, तो ये आपका हो जाएगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। और सबसे दक्षिण में पूछे अगर आपसे तो वो हो जाएगा दंडकारण्य का पठार। नेक्स्ट देखते हैं, पहला बघेलखंड का पूर्वी पठार को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि इसका जो टोटल एरिया है कितना है? 21,863.24 किलोमीटर स्क्वायर। भाई छत्तीसगढ़ में इसकी हिस्सेदारी की बात करी जाए परसेंटेज वाइज एरिया में तो 16.16% इसका हिस्सा है। अब इससे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं, जो पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। इसका क्या विस्तार है, किस तरफ इसका ढाल रहता है, क्या कौन कौन से इसमें अववाह तंत्र है, किन किन चट्टानों से यह बना है, कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इन सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। बघेलखंड का पठार पश्चिम में शहडोल एवं डिंडोरी जिले से निकलकर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार तक
तथा उत्तर में सोन नदी से लेकर दक्षिण में मैकाल श्रेणी व महानदी बेसिन तक क्षेत्र में फैला पहाड़ी प्रदेश है। तो मतलब ये इसका एरिया बताया गया कहां कहां ये फैला है। चूंकि बघेलखंड का पठार का पूर्वी हिस्सा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है, इसलिए जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग को पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। तो मतलब जो बघेलखंड का जो पूर्वी हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ के उत्तर में आता है, मतलब यहां आता है छत्तीसगढ़ के ऊपर, इसलिए इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार कहा जाता है। वही अगर टोटल परसेंटेज की बात करी जाए कि कितना परसेंटेज छत्तीसगढ़ में आता है, तो 47.32% भाग छत्तीसगढ़ में विस्तारित है। मतलब पूर्वी बघेलखंड के पठार का 47.32% भाग छत्तीसगढ़ में विस्तारित है। तो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं उनको रिपीट करता चलूंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं होगा मैं खाली उनको एक बार बताता हूं चलूंगा ताकि आपको जानकारी में रहे। नेक्स्ट है इसका विस्तार। इसका अगर अक्षांशीय विस्तार देखा जाए तो 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 8 मिनट तक इसका उत्तरी अक्षांशीय विस्तार है। मैं अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो 80 डिग्री 5 मिनट से 81 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर इसका देशांतरीय विस्तार है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें सम्मिलित जिले कौन कौन से, मतलब किन किन जिलों में ये प्राकृतिक भाग आता है। तो ये पहला है कोरिया, दूसरा है सूरजपुर, तीसरा है बलरामपुर। तो बलरामपुर में सामरी पाठ और जमीर पाठ को छोड़कर जो हिस्सा बचता है वो किस में आता है, आपका पूर्वी बघेलखंड के पठार में आता है। नेक्स्ट है आपका सरगुजा। सरगुजा में मैन पाट और जारंग पाट को छोड़कर जो हिस्सा बचता है वो इस प्राकृतिक भाग में आता है। तो कौन कौन से सम्मिलित जिले हैं इसमें, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। भौतिक संरचना के आधार पर पूर्वी बघेलखंड के पठार को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है आपका सरगुजा बेसिन, दूसरा है कनाहार कछार बेसिन, तीसरा है रेंद कछार बेसिन, चौथा है आपका चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियां, अब पांचवा है आपका हसदेव रामपुर बेसिन। तो एक एक करके इन सारे जो भाग हैं उनको पढ़ लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। पहला है आपका कनार बेसिन। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। कनार बेसिन का निर्माण कनार नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। मतलब जो इस बेसिन का निर्माण है वो कनार नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। कनार नदी जसपुर के बागीचा तहसील में स्थित पंडरा पाट के बखौनी चोटी से निकलती है। कहां से निकलती है, पंडरा पाट के बखौना चोटी से। यह बेसिन छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी सीमांत क्षेत्र में स्थित है। मतलब सबसे जो उत्तरी हिस्सा है उसमें यह कन्हार बेसिन आता है तथा उत्तरी पूर्वी सरगुजा से रामानुजगंज तहसील तक ये विस्तृत है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कन्हार बेसिन के। नेक्स्ट है आपका रेंद बेसिन। रेंद बेसिन रेंद एवं उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित है। मतलब जो रेंद बेसिन है वो रेंद और उसकी सहायक नदी द्वारा निर्मित किया गया है। अब देख लेते हैं रेंद नदी कहां से निकलती है। रेंद नदी छुरी मतीडिंगा की पहाड़ी जो कि सरगुजा में है से निकलकर सूरजपुर में प्रवेश करती है। उसके पश्चात देवगढ़ की पहाड़ी एवं सरगुजा बेसिन को काटते हुए बलरामपुर के कुछ भागों में प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश से सोन नदी में मिल जाती है। तो मतलब जो रेहन नदी है वो छुरी मतरंगा जो सरगुजा की एक पहाड़ी है वहां से निकलकर सूरजपुर में प्रवेश करती है। उसके पश्चात देवगढ़ की पहाड़ी एवं सरगुजा बेसिन को काटते हुए बलरामपुर के कुछ भाग में प्रभावित होकर उत्तर प्रदेश में जो सोन नदी बह रही है उसमें जाके ये मिल जाती है। रेंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन भी कहा जाता है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि रेंद बेसिन का अन्य नाम क्या है, तो इसका अन्य नाम क्या है, सिंगरौली बेसिन। नेक्स्ट है आपका चांग बखार या देवगढ़ की पहाड़ियां। चांग बखार देवगढ़ की पहाड़ियां। चांग बखार व देवगढ़ की पहाड़ियां विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। तो आपसे पूछ सकता है कौन सी श्रेणी का भाग है, विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है। यह कोरिया, सूरजपुर, उत्तरी सरगुजा एवं दक्षिणी बलरामपुर जिले में विस्तृत है। तो आपसे इसका विस्तार भी पूछ सकता है कौन कौन से जिले में फैला हुआ है। तो यहाँ पे कोरिया, सूरजपुर, उत्तरी सरगुजा एवं दक्षिणी बलरामपुर जिले में विस्तृत है। देवगढ़ की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी लीलावनी 1033 मीटर की है। तो आपसे पूछ सकता है देवगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वो है लीलावनी की 1033 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस अंचल का ढाल उत्तर की ओर है जिसके कारण यहाँ की नदियां गोपद,
बनास, रेहंद व कनार इस क्षेत्र का सारा जल उत्तर की ओर प्रवाहित कर सोन नदी में डाल देती हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो चांद बखारा देवगढ़ की पहाड़ियां हैं इसका ढाल किस ओर की ओर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर की ओर। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं इनको। सीता कुंड जो सरगुजा में मिलता है, रामायण काल में जल संग्रहण हेतु इस कुंड का प्रयोग किया गया था। अब नेक्स्ट है सीता लेखनी की पहाड़ी कहां मिलती है, तो आपकी ये सूरजपुर में मिलती है और किसके अंदर आती है, चांद बखारा देवगढ़ की पहाड़ियों के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट देखते हैं आप सरगुजा बेसिन। सरगुजा बेसिन उत्तर में देवगढ़ की पहाड़ियों से, दक्षिण में छोई मतरंगा की पहाड़ियों से जहां से आपकी वो निकलती नदी निकलती है से घिरा हुआ है। पश्चिम में सोनहट का पठार विस्तृत है। तो ये कुछ मैंने इसका भौगोलिक बताया कैसे कैसे है ये। नेक्स्ट देखते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैं रिपीट करता चलूंगा, जो खाली नॉर्मल पॉइंट है उनको एक बार मैं बताऊंगा बस। ये पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे बड़ा भाग है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपसे पूछ सकता है कि पूर्वी बघेलखंड के पठार का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो है आपका सरगुजा बेसिन। इस क्षेत्र में रामगढ़ की पहाड़ियां स्थित हैं। तो आपसे पूछ सकता है रामगढ़ की पहाड़ी कहां स्थित है, तो सरगुजा बेसिन में स्थित है रामगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। तो आपसे पूछ सकता है कि रामगढ़ की पहाड़ी किसका भाग है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। इस पहाड़ी में महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना की, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में रूपांतरण प्रसिद्ध साहित्यकार मुकुटधर पांडे जी ने किया था। तो इसमें इंपॉर्टेंट 4 चीजें हैं। पहला पूछ सकता है कि पूर्वी बघेलखंड का पठार का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो वो आपका सरगुजा बेसिन है। फिर पूछ सकता है आपसे रामगढ़ की पहाड़ी कहां स्थित है, वो सरगुजा बेसिन में स्थित है। तीसरा आपसे पूछ सकता है रामगढ़ की पहाड़ी कौन से पर्वत श्रेणी का भाग है, तो सतपुड़ा श्रेणी का भाग है। चौथा आपसे पूछ सकता है कि महाकवि कालिदास ने मेघदूत की रचना कहां करी, तो रामगढ़ की पहाड़ी पे करी। और एक क्वेश्चन यह भी बन सकता है कि छत्तीसगढ़ भाषा में रूपांतरण, मतलब इसका रूपांतर छत्तीसगढ़ी भाषा में किसने किया, तो मुकुटधर पांडे जी ने किया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट है आपका हसदेव रामपुर बेसिन। यह प्राकृतिक विभाजन का दक्षिणतम भाग है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका पूर्वी बघेलखंड का जो दक्षिणतम भाग कौन सा है, तो आपका यह हसदेव रामपुर बेसिन इसका दक्षिणतम भाग है। इसका विस्तार दक्षिणी मनेन्द्रगढ़, पूर्वी पेंड्रा एवं उत्तरी कठोरगढ़ तक है। हसदेव नदी कैमूर सोनहट के पठार से निकलकर, कहां से निकलती है, कैमूर सोनहट के पठार से निकलकर हसदेव रामपुर बेसिन व कोरबा बेसिन की गोंडवाना चट्टानों को काटकर घाटी का निर्माण करते हुए शिलादेह जांजगीर चांपा नामक स्थान पर महानदी में मिल जाती है। तो हसदेव कौन सी नदी में मिलती है, महानदी में मिलती है। और कहां इसका वो है, कहां से निकलती है, कैमूर सोनहट के पठार से निकलती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा होगा, क्योंकि मेरा जो मोटिव है आपको कम से कम समय में सारी से सारी चीजें कवर करा देना है, तो आप ये वीडियो 2-3 बार देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। और प्लीज आप नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा साथ के साथ अपने हैंड राइटिंग में। हसदेव रामपुर बेसिन देवगढ़ की पहाड़ियां, पेंड्री लोरमी का पठार, सरगुजा बेसिन, कोरबा बेसिन व छोरिया उदयपुर की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब नेक्स्ट है आपका रामगढ़ की पहाड़ी में सीता वेंगरा, जोगी मारा और लक्षणा वेंगरा गुफा स्थित है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो सीता वेंगरा, जोगी मारा, लक्ष्मण वेंगरा गुफाएं कहां स्थित हैं, तो ये रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित हैं। अब सीता वेंगरा से इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 200 ईसा पूर्व भरत मुनि ने अपनी नाट्यशाला की रचना की थी। यह विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला के साक्ष्य मिले हैं। तो आपसे ये पूछ सकता है कि विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला कौन सी है, तो सीता वेंगरा है। और ये कहां मिलती है, रामगढ़ की पहाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट है आपका जोगी मारा। इस गुफा में नर्तक देवदत्त व देवदासी नित्यांगना की प्रेम गाथा का वर्णन चित्रित किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी गुफा में देवदत्त और नित्यांगना की प्रेम गाथा का वर्णन हुआ है, वो तो जोगी मारा में हुआ है। और ये कहां मिलती है, रामगढ़ की पहाड़ी में मिलती है। नेक्स्ट है यहाँ मौर्यकालीन सम्राट अशोक के लेख प्राप्त हुए हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि मौर्यकालीन सम्राट अशोक के लेख कहां से प्राप्त हुए हैं, तो वो जोगी मारा से प्राप्त हुए हैं, जिसकी भाषा पाली है व लिपि ब्राह्मणी है। नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये आपसे पूछ सकता है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है पूर्वी बघेलखंड की, तो 300 से 700 मीटर इसकी
औसत ऊंचाई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, याद रखिएगा। पूर्वी बघेलखंड पठार की जो औसत ऊंचाई है 300 से 700 मीटर है। अब आपसे ढाल पूछ सकता है कि इसका ढाल कहां है, तो इसका ढाल उत्तर की ओर है, यानी कि इस तरफ है। अब अफवाह तंत्र देख लेते हैं। पूर्वी बघेलखंड का पठार गंगा एवं महानदी के जल द्विभाजक का दक्षिणी भाग है। मतलब जो गंगा और जो महानदी का जो जल द्विभाजक है, ये गंगा मान लेते हैं, जैसे गंगा फ्लो कर रही है, इधर से महानदी कर रही है, तो जो इसका जो दक्षिणतम भाग है जो वो पूर्वी बघेलखंड का पठार है। सोन अपनी सहायक नदियों को लेकर बनास, गोपद, रेहन, कन्हार, पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। तो मतलब जो आपकी जो बनास है, गोपद है, रेहन है, कन्हार है, वो आपके इस क्षेत्र में बहती हैं। इसके अतिरिक्त हसदेव नदी पठार के दक्षिणी हिस्से का जल लेकर महानदी में मिल जाती है। तो मतलब इस पठार का दक्षिणी हिस्से का जल है वो आपका किस में मिल जाता है, महानदी में मिल जाता है। हसदेव जो नदी है वो पूरा का पूरा जल महानदी में लाकर मिला देती है। नेक्स्ट है आपका भूगर्भिक संरचना, मतलब किस चट्टानों से आपका ये बना है। बघेलखंड का भूखंड आद्य महाकल्प एवं गोंडवाना शैल समूह से मिलकर बना है। तो इंपॉर्टेंट देने वाली बात है ये गोंडवाना। तो आपसे पूछ सकता है कि पूर्वी बघेलखंड का पठार कौन से शैलों से बना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गोंडवाना शैल समूह। ये दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। तो गोंडवाना शैल समूह से कौन सा बना है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। इन दोनों शैल समूह में कोयला प्राप्त होता है, मतलब ये दोनों शैल समूह से हमें कोयला प्राप्त होता है। सरगुजा के कुछ क्षेत्र में आद्य महाकल्प शैल समूह पाए जाते हैं, जिसमें ग्रेनाइट, नीस आदि चट्टानें प्राप्त होती हैं। तो मतलब आद्य जो महाकाल है उसमें ग्रेनाइट, नीस आदि की चट्टानें भी हमें प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखते हैं मिट्टी, इस क्षेत्र में मिट्टी कैसी पाई जाती है। पठार का लगभग आधा भाग वनाच्छेद है और इस क्षेत्र में मुख्यतः लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, लाल पीली मिट्टी। ये भी कई बार पूछा गया है, लाल पीली मिट्टी, ये आपको याद रखना है। पठार का लगभग आधा भाग वनाच्छेद है और इस क्षेत्र में लाल पीली मिट्टी पाई जाती है, जो कि धान और मोटे अनाज की फसल के लिए उपयुक्त है। तो आपसे पूछ सकता है कि धान और मोटे अनाज की खेती के लिए कौन सी उपयुक्त है, लाल पीली मिट्टी, और ये कौन से क्षेत्र में होती है, पूर्वी बघेलखंड के पठार में होती है। और कौन सी मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। अब जलवायु देखते हैं। चूंकि कर्क रेखा इस क्षेत्र के बीच से होकर गुजरता है, आपसे ये दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि कर्क रेखा जो है वो कौन से प्राकृतिक भाग से निकलती है, तो पूर्वी बघेलखंड का पठार और आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। इसीलिए इस क्षेत्र में वनों की अधिकता है। इस क्षेत्र में औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर तक होती है दोस्तों। तो ये आपसे पूछ सकता है कि इसमें कितनी औसत वर्षा होती है, 125 से 150 सेंटीमीटर के बीच। और यहाँ कौन से वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। एक तो वनों की अधिकता मिलती है, यहाँ औसत वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर के बीच होती है, और यहाँ उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश। तो इसका एरिया कितना है आपका, 6208 किलोमीटर स्क्वायर, और इसका परसेंटेज एरिया कितना है छत्तीसगढ़ में 4.59%। यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा प्राकृतिक भाग है। और सबसे बड़ा कौन सा है आपका, महानदी का बेसिन। देखते हैं, यह छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा एवं सबसे ऊंचा प्रदेश है, चूंकि राज्य के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, जो कि मतलब राज्य के उत्तरी पूर्वी मतलब यहां में स्थित है आपका राज्य के ये, और छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा और ऊंचा भाग है ये। पाट एक समतली एवं पठाली स्थलाकृति है, जिसका शीर्ष सपाट तथा किनारा सोपान के साथ तीव्र ढालदार होता है। तो जो पाट है, पाट किसको बोलते हैं, जिसका शीर्ष पाट सपाट होता है और जो किनारे का सोपान होते हैं उनमें तीव्र ढालदार होता है। यह पाट प्रदेश छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। तो जो आपका जसपुर सामरी पाट प्रदेश है वो किसका हिस्सा है, छोटा नागपुर का पठार का। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सा प्राकृतिक भाग छोटा नागपुर पठार का भाग है। अब देखते हैं इसका विस्तार कहां से कहां तक है। इसका विस्तार 22 डिग्री 18 मिनट से 23 डिग्री 40 उत्तरी अक्षांश तक इसका अक्षांशीय विस्तार है।
23 डिग्री 2 मिनट से 84 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर इसका देशांतरीय विस्तार है। अब इसमें सम्मिलित जिले देख लेते हैं कौन कौन से हैं। आपका जसपुर इसमें मिलता है, सामरी पाट इसके अंतर्गत आता है, जमीर पाट जो बलरामपुर का हिस्सा वो इसके अंतर्गत आता है, मैन पाट इसके अंतर्गत आता है, जारंग पाट और जो सरगुजा है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसकी औसत ऊंचाई 700 से 1000 मीटर तक है। दोस्तों आपसे पूछ सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी 700 से 1000 मीटर औसत ऊंचाई है। दोस्तों अगर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं चारों भाग के, मैंने वीडियो के एंड में सबका कंपैरिजन करा है, तो प्लीज वीडियो के एंड तक देखिएगा। सारे के सारे जो प्राकृतिक भाग हैं उनका मैंने कंपैरिजन करा हुआ है। नेक्स्ट है आपका ढाल। तो ढाल आपकी इस कहां से, पूर्व से दक्षिण की ओर। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी ढाल पूर्व से दक्षिण की ओर है। अब इसके अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्र आते हैं। एक तो आपका जसपुर पाट, जमीर पाट, जारंग पाट, सामरी पाट, पंडरा पाट और मैन पाट। दोस्तों ये भी पूछ सकता है कि आपका जमीर पाट कहां पे स्थित है, तो बलरामपुर में हो जाएगा। जारंग पाट कहां स्थित है, तो सरगुजा में हो जाएगा। सामरी पाट कहां स्थित है, तो बलराम हो जाएगा। पंडरा पाट कहां स्थित है, तो जसपुर हो जाएगा। मैन पाट पूछे तो आपसे सरगुजा जाएगा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए कौन सा पार्ट कहां पर है। अब देखते हैं, पहला देखते हैं जसपुर पाट। जसपुर पाट इस संपूर्ण प्राकृतिक विभाजन का सबसे बड़ा एवं लंबा पाट प्रदेश है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही बन गया कि सबसे बड़ा एवं लंबा पाट प्रदेश कौन सा है, जसपुर सामरी पाट का जसपुर पाट, इसीलिए इसका नाम जसपुर पाट से पड़ा है। पंडरा पाट के अतिरिक्त यह लगभग संपूर्ण जसपुर जिले में विस्तृत है। इसकी ऊंचाई लगभग 900 मीटर है, किंतु शिखर 1000 मीटर से भी ऊंचे हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है, 900 मीटर। नेक्स्ट है आपका जमीर पाट। यह सामरी पाट के पूर्व में स्थित है। जो सामरी पाट है उसके ये पूर्व में स्थित है। जमीर पाट में बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसलिए इसे बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। तो आपसे ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि बॉक्साइट का मैदान कौन से पाट को कहा जाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जमीर पाट। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका जारंग पाट। जारंग पाट सरगुजा जिले के उत्तरी सीतापुर से लेकर लुंड्रा तहसील तक फैला है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 1145 मीटर है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बॉक्साइट का भंडार जारंग पाट में मिलता है। तो आपसे पूछेगा छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक बॉक्साइट का भंडार कहां मिलता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जारंग पाट। इसको जमीर पाट से कंफ्यूजन मत करिएगा। जमीर पाट में बहुत सारे मात्रा में बॉक्साइट मिलता है, इसलिए इसे बॉक्साइट का मैदान कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे अधिक बॉक्साइट का भंडार कहां पे है, तो वो आपका जारंग पाट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सामरी पाट। सामरी पाट बलरामपुर जिले के कुसमी तहसील में विस्तृत है। यह क्षेत्र झारखंड से लगा हुआ है, छत्तीसगढ़ का सीमांत क्षेत्र है। तो आपसे पूछ सकता है कि जो झारखंड से कौन सा पाट प्रदेश लगता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामरी पाट। सामरी पाट की सबसे ऊंची चोटी गौरा लाटा 1225 मीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ का उच्चतम शिखर है। तो आपसे पहले तो दो क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो गए। पहला तो सबसे पूछ सकता है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी क्या है, तो क्या हो जाएगा, गौर लाटा। और इसकी ऊंचाई कितनी, 1225 मीटर। और कौन से पाट प्रदेश में स्थित है, तो सामरी पाट प्रदेश में। सामरी पाट का पश्चिमी भाग लहसुन पाट कहलाता है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन से पाट का पश्चिमी भाग लहसुन पाट कहलाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सामरी पाट। नेक्स्ट है आपका पंडरा पाट। पंडरा पाट जसपुर जिले के बगीचा तहसील में स्थित है। पंडरा पाट के खुरिया पहाड़ से कन्हार नदी एवं रानी झूला उच्च भूमि से ईव नदी निकलती है। तो आपसे पूछ सकता है ईव नदी कहां से निकलती है, पंडरा पाट के खुरिया पहाड़ से कन्हार नदी एवं रानी झूला उच्च भूमि से ईव नदी निकलती है। तो कन्हार नदी पंडरा पाट के खुरिया पहाड़ से, और जो ईव नदी है वो रानी झूला उच्च भूमि से निकलती है। ईव नदी दक्षिण पूर्व दिशा में बहते हुए उड़ीसा राज्य में प्रवेश कर महानदी में मिल जाती है। खुड़िया पहाड़ में बॉक्साइट पाया जाता है। तो इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए खुड़िया पहाड़ में क्या मिलता है, हमें बॉक्साइट मिलता है। और ईव नदी कहां से निकलती है, पंडरा पाट से निकलती है। नेक्स्ट है लास्ट आपका मैन पाट।
छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडे क्षेत्रों में से एक मैनपाट सरगुजा जिले के दक्षिणी अंबिकापुर तथा सीतापुर तहसील के कुछ भाग तक विस्तृत है। तो आपसे पूछ सकता है छत्तीसगढ़ के सबसे ठंडे क्षेत्रों में कौन सा पार्ट आता है, तो आपका वो मैन पार्ट आता है। यह 29 मीटर चौड़ा और अधिकतम 1152 मीटर तक ऊंचा है। मांड नदी मैन पार्ट से निकलती है, तो मां से मांड और मां से मैन पार्ट। तो आपसे पूछ सकता है मांड नदी कहां से निकलती है, तो मांड नदी आपका मैन पार्ट से निकलती है। तथा इस क्षेत्र में सरवंजा जलप्रपात का निर्माण करते हुए जांजगीर चांपा के चंद्रपुर नामक स्थल पर महानदी से मिल जाती है। तो आपसे पूछ सकता है सरवंजा जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है, तो मांड नदी बनाती है। मैन पार्ट में 1962 में तिब्बती शरणार्थी आकर बसे। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया कि कौन से सन में मैन पार्ट में तिब्बती आकर बसे, तो 1962 में। इस क्षेत्र में टाइगर पॉइंट, इको पॉइंट एवं मछली पॉइंट आदि हिल स्टेशन एवं भूकंपित जलजली क्षेत्र स्थित है। तो आपसे पूछ सकता है कि जलजली क्षेत्र कहाँ पे स्थित है, तो आपका मैन पार्ट में स्थित है। ये बहुत ही पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। नेक्स्ट है आपका भूगर्भीय संरचना। अब ये कौन सी चट्टानों से मिलकर बना है, ये देखते हैं। ज्वालामुखी से निकले बसाल युक्त लावा से जमने से निर्मित दक्कन ट्रैप से इस प्रदेश की संरचना हुई है। यहाँ बॉक्साइट खनिज की प्रचुरता है। तो आपसे पूछ सकता है कि दक्कन ट्रैप से किसका निर्माण हुआ है, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश का निर्माण दक्कन ट्रैप से हुआ है। या ऐसे भी पूछ सकता है कि जसपुर सामरी पाट प्रदेश का निर्माण किससे हुआ है, तो दक्कन ट्रैप से हुआ है। और वो जो आपका पूर्वी बघेलखंड का पठार था वो किससे बना था, आपका गोंडवाना शैल से बना था। और यहाँ बॉक्साइट की खनिज प्रचुरता मिलती है। तो आपसे पूछ सकता है कौन से प्राकृतिक भाग में बॉक्साइट खनिज की प्रचुरता मिलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिट्टी। इस क्षेत्र में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि लेटेराइट मिट्टी कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, जिसमें आयरन एवं एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाई जाती है। तो लेटेराइट मिट्टी में आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड भी मिलते हैं। यह कृषि कार्य के लिए अनुपयुक्त होती है। इसका उपयोग गृह निर्माण कार्य हेतु होता है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात है जो आपकी लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है, आपकी जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। इसमें आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड पाए जाते हैं। यह कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, इसलिए इससे घर बनाए जाते हैं। और बस इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। नेक्स्ट है आपका जलवायु। समूचा प्रदेश अत्यंत दुर्गम एवं वनों से आच्छादित है। यहाँ औसत वर्षा सर्वाधिक 162 सेंटीमीटर होती है। तो 162 सेंटीमीटर है, मतलब छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक औसत वर्षा की बात करी जाए तो यही होती है। यहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। इस भाग में उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। तो यहाँ की जो औसत वर्षा है वो सर्वाधिक कितनी है, 162 सेंटीमीटर है। इसीलिए इसे यहाँ पर उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इस भाग में उष्ण आर्द्र पर्णपाती वन मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके। अब इसमें अफवाह तंत्र देख लेते हैं। इस प्रदेश की मुख्य नदियां कन्हार, शंख, ईव व मांड हैं। अधिकतर नदियां पूर्व से दक्षिण की ओर प्रवाहित होती हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। आगे के जो दो प्राकृतिक भाग हैं मैं अगले 2 पार्ट में कवर करूंगा, वो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि उसके लास्ट पार्ट में मैं चारों के चारों प्राकृतिक भागों को कंपेयर करूंगा कि किसका ढाल कहाँ पर है, किस क्षेत्र में कौन सी मिट्टी मिलती है, कौन सी जनजाति पाई जाती है, कितनी औसत वर्षा होती है। प्लीज उस पार्ट को एंड तक देखिएगा। ये वीडियो लंबा होने के कारण मैं इसमें केवल 2 ही पार्ट कवर कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।